नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मोदी कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले लिए, जिसमें किसानों के हित के लिए लिए गए निर्णय शामिल हैं, तो देश में ढांचागत विकास के लिहाज से भी कई बड़े फैसले आज किए गए हैं। क्या है कैबिनेट के बड़े फैसले, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। बताएंगे आपको कि विदेश दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने किन किन देशों में किन किन लोगों से की है मुलाकात और कैसे भारतीय पक्ष को दुनिया के सामने रखा है बेहद मजबूती से। होगी बात मौसम के मिजाज की, तो दिखाएंगे खबर मणिपुर की भी, जहां पर सरकार बनाने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि को दी मंजूरी। कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना को भी बढ़ाया। आंध्र प्रदेश के 4 लेन हाईवे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मोदी कैबिनेट की मंजूरी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को दुनिया भर से मिल रहा समर्थन। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विभिन्न देशों के दौरे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। राज्यपाल के पास पहुंचे 10 विधायक, 44 विधायकों के समर्थन का दावा। प्रधानमंत्री 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, साथ ही साथ करेंगे लोकार्पण। मौसम का बदलता मिजाज, कहीं तेज धूप तो कहीं बारिश से लोग बेहाल। उत्तर भारत के इलाके गर्मी की चपेट में। मुंबई समेत महाराष्ट्र और दक्षिण भारत पूर्वोत्तर में बरसात जारी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जहां किसान कल्याण के लिए फैसले लिए गए, तो देश में ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी रेल परियोजनाओं की बड़ी शुरुआत की गई है। मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है, जिसका फायदा देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को होने वाला है। किसानों को फसलों के मूल्य में करीब 50% का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने देश में रेल यातायात को सुगम बनाने के लिए 3 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो देश के अनेकों हिस्सों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते नजर आएंगे। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि। कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना बढ़ी। रेल और सड़क संपर्क बढ़ाने पर लगातार जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों के विषय के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य को बढ़ाया है और इस फैसले से किसानों को फसलों के मूल्यों में करीब 50% का लाभ मिलेगा। खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। कैबिनेट के फैसले से अब 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देखें तो धान का मूल्य 69 रुपए की वृद्धि अब 2,369 रुपए प्रति क्विंटल। ज्वार का मूल्य 328 रुपए की वृद्धि अब 3,699 रुपए प्रति क्विंटल। बाजरा का मूल्य 150 रुपए की वृद्धि अब 2,775 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का का मूल्य 175 रुपए की वृद्धि अब 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर का मूल्य 450 रुपए की वृद्धि अब 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। तिल का मूल्य 579 रुपए की वृद्धि अब 9,846 रुपए प्रति क्विंटल। कपास का मूल्य 589 रुपए की वृद्धि
अब 7,710 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसके माध्यम से सरलता से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया हो जाता है। कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे NH-67 प्रोजेक्ट सहित महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, NH-67 उसका जो लास्ट सेक्शन है दैट वाज अ बॉटलनेक। उस करीब करीब अराउंड 105 किलोमीटर्स इसको आज अप्रूव किया गया है 4 लेन हाईवे के तौर पे। देश में रेलवे के नेटवर्क में जहां जहां गैप्स निकल रहे हैं उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा, इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसान कल्याण के लिए निरंतर काम किया है, जिसके तहत तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए किसानों को KCC के जरिए दिया गया है और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए लगातार MSP को बढ़ाया है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। तो वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल हमारा उत्पादन सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस साल 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसलों का उत्पादन हुआ है, तो पिछले साल की तुलना में करीब 6.5% ज्यादा है, जो 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी को दिखाता है। चावल 1,490.74 लाख मीट्रिक टन हुआ है, तो गेहूं ऑल टाइम हाई 1,175.07 लाख मीट्रिक टन उसका उत्पादन हुआ है। तो वहीं मक्का की बात की जाए तो उसका उत्पादन 422.8 लाख मीट्रिक टन इस बार हुआ है। इस साल हमारा उत्पादन जो 3rd एस्टीमेट आया है सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 3rd एडवांस एस्टीमेट के अनुसार इस साल 3,539.59 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज़्यादा है। अगर वैसे देखें तो 216.61 लाख मीट्रिक टन 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दिखाता है। तो खाद्यान्न के मोर्चे पे लिहाज से अगर बात की जाए तो भारत की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है, बल्कि दुनिया की भूख मिटाने में भी भारत एक बड़ी भूमिका अदा करता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का जो विदेशों में दौरा चल रहा है, किन किन देशों में है हमारे दल, क्या हुई है बात और मुलाकात। खबर विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है।
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया और वहां की जमीन से पनपने वाला आतंकवाद पूरी मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है। ये बात सबूतों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल तमाम देशों को बता रहे हैं। सर्वदलीय 7 डेलीगेशन इन दिनों अलग अलग देशों के दौरे पर है, जहां ये दल पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के पक्ष को भी मजबूती से सामने रख रहे हैं। भारत की इस पहल को दुनिया भर से तमाम मित्र देशों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भारत के साथ। पाकिस्तान का झूठ दुनिया भर में बेनकाब। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का विभिन्न देशों का दौरा। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विभिन्न देशों के दौरे पर है। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला संसदीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के दौरे पर है, जहां इस डेलीगेशन ने ग्रीस के विदेश उपमंत्री तासोस चाची वासिलियो समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर किया। कनिमोझी ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के अन्य देशों को मिलकर कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया, तो ग्रीस ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया। ग्रीस के हेलेनिक संसद में भारत ग्रीस मैत्री समूह की अध्यक्ष मारिया एंटोनियो और संसदीय समूह समिति के सचिव क्रिस्टोस डर्मेंटोजोपोलोस द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। इंडिया will not negotiate with a government or terrorist groups. India has made it clear, and our Prime Minister has made it very clear that Pakistan has to dismantle these terrorist outfits in their own soil, put an end to them, and then come to the negotiating table. If we want a future which is going to be safe for our children, and we want to create a peaceful and better world, we have to stop terrorism. We have consistently and for a very long time condemned terrorism wherever that happens, and this is a basic Greek position that is not to change. So basically what is important is we condemn terrorism wherever it happens in the world.
जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपनी यात्रा के तहत इंडोनेशिया में है, जहां उन्होंने इंडोनेशिया के विदेश उप मंत्री आरिफ हवास ओग्रोसेनो से मुलाकात की, तो अंतर संसदीय सहयोग समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन फदलुल्लाह और इंडोनेशिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष मोहम्मद रोफिकी से भी मुलाकात की और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिबद्धता के बारे में जागरूक किया। इंडोनेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है। Indonesia had also experience in the past in counter-terrorism. We have a number of measures, institutional measures, as well as other steps and measures for de-radicalization processes, for finding ways and means to fight terrorism. As in India, we have comprehensive security partnership, and their interest, of course, and the issue of transnational crime, how we can work together to address issues such as terrorism, to focus on counter-terrorism cooperation. I think it's clear that for us in ASEAN, we work closely not only among ourselves in terms of combating terrorism, but we work with our partners, including India, which is our comprehensive partner, to address various security issues, including this counter-terrorism matter. We Indonesian government, since the beginning, we always put forward communication and also dialogue between any other countries. And we also mentioned regarding about the joint statement, so we can put forward dialogue and also communication. We also believe that we agreed on act of terrorism is something that we don't want in the world. एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल इस समय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर है, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की संसद का दौरा किया, तो नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस के उपाध्यक्ष लेस गोविंदर और विभिन्न राजनीतिक दलों के 13 अन्य सांसदों से मुलाकात की। इस डेलीगेशन ने ग्रीस के विदेश उपमंत्री तासोस चटजीवासिलियू और अन्य अधिकारी से भी मुलाकात की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर किया, तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मिलकर लड़ने की बात कही। प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित न रहे, लेकिन देश को पता होना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है और जो सत्य है वो बाहर जाना चाहिए। हम इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान आतंकवाद बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है। हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, तो पाकिस्तान ने और गरीबी में धकेलने का काम किया। मैं इतना ही कहूंगा, हमें अपने प्रयास भारत के विकास के लिए करते रहना है। आप सभी भारतीय जो देश से बाहर आए हैं, भारत के एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। भारत के लोगों की पीड़ा और आक्रोश बताने के लिए और ये भी कहने के लिए कि आज के विश्व में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है जिसमें बेगुनाह निहत्थे लोगों की हत्या हो, तकलीफ हो। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कांगो से सिएरा लियोन के लिए रवाना हुआ। सिएरा लियोन में प्रतिनिधिमंडल नेताओं, थिंक टैंक, शिक्षा जगत, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। इससे पहले कांगो ने आश्वासन दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा जिसका यह मध्य अफ्रीकी देश सदस्य है। डीआर कांगो और भारत का भी एक अलग नाता रहा है। हमेशा डीआर कांगो भारत के साथ खड़ा हुआ है हर एक इंटरनेशनल फोरम में, और भारत ने भी वैसे ही रिस्पॉन्सिबली उनको हर इंटरनेशनल फोरम में समर्थन देने का काम किया। The leadership here has shown us tremendous support, especially and have ensured that they are going to echo our stance of strict zero tolerance against terrorism even at global stages. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा पहुंचे दल ने वहां के महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करके पाकिस्तान की सच्चाई को बताया, तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पनामा का साथ भी मिला है। We wanted to send a message, a very clear message, and the target was not all the people of Pakistan. It was not even the government of Pakistan. The target was only the terrorists and their enablers. If you attack, we won't remain silent. The days of passivity are gone.
अगर आप अपने ऊपर हमला करेंगे तो भारत एक बार नहीं 100 बार भी ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए ताकतवर है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला दल फ्रांस की यात्रा के बाद इटली पहुंच गया है, जहां इस दल ने इटली की विदेश और रक्षा समिति की अध्यक्ष स्टेफनिया क्रेक्सी से मुलाकात की, तो विदेश मामलों की समिति और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष गिउलियो ट्रेमोंटी से भी मुलाकात की। There have been always requests for a dialogue, but Pakistan never adhered to that. Why? Pakistan is a country where terrorism as an instrument of state policy is being practiced. वहीं भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा, जहां इस दल ने शूरा परिषद का दौरा किया और उपाध्यक्ष डॉक्टर मिशाल अल सुलामी और सऊदी अरब भारत मैत्री समिति के अध्यक्ष मेजर जनरल अब्दुल रहमान अल हरबी से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष। भारत के 7 डेलीगेशन पाकिस्तान का बढ़ा रहे टेंशन, क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई जब दुनिया के सामने आ रही है तो पाकिस्तान का टेंशन बढ़ रहा है, लेकिन कम से कम सच्चाई से दुनिया रूबरू हो रही है। इस विषय पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल जी हैं, और जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। इसके अलावा आलोक बंसल जी, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर सिंघल, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज को अभी तक जो एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो भी देशों में हमारा डेलीगेशन पहुंचा है, हर कोई कह रहा है कि साहब भारत की इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा खुल के समर्थन है। देखिए, बात यह है कि हमें देखना होगा कि इसके जो डेलीगेशन 7 डेलीगेशन गए हैं, जो 30 से ज़्यादा देशों को जा रहे हैं, उसका उद्देश्य जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि भारत की टेररिज्म के खिलाफ क्या पॉलिसी है और क्या हमने डिसाइड किया है, उसको एक्सप्लेन करना। दूसरा, जो पाकिस्तान की जो नैरेटिव है कि न्यूक्लियर जो इनके पास परमाणु बम है, उन देशों को जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए, और उसके बहाने वो जो उनकी जो पॉलिसी 1000 कट्स की जो पॉलिसी थी, उसको हमने नकारा है, उनको बताया है, दिखा रहे हैं हम कि ये जो पॉलिसी है, जो पाकिस्तान नैरेटिव बनाता है, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। और भारत ने करके दिखाया है द रेस्ट्रेंट वे में कि, और एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि किस रेस्ट्रेंट तरीके से हमने केवल टेररिस्ट जो उनके अड्डे थे उन पर हमने अटैक किया। पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 1 महीने का मौका दिया कि वो एक्शन लें, जो उन्होंने नहीं लिया। और हमने उनको इन्फॉर्म भी किया, जैसा कि अभी रिपोर्ट में दिखा रहे थे, कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को इन्फॉर्म भी किया गया कि भाई भारत ने जो एक्शन लिया है वो खाली टेररिस्ट जो ठिकाने थे उनके खिलाफ लिया है, उसके बाद हमारा कोई और इरादा नहीं है। और अगर आप हमला कुछ और कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारत भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो एस्केलेशन जो जिम्मेवारी थी वो पाकिस्तान के ऊपर थी, पाकिस्तान ने किया। पहले पहलगाम किया, उसके बाद में हमारे ऊपर हमने उसका जवाब दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर हमारे ऊपर जो हमारे जो सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला करने की कोशिश की, सिविलियंस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और उसका हमने जवाब दिया। तो हमने उस जो उनकी नैरेटिव थी पाकिस्तान की विक्टिम कार्ड बनाने की, उसको हमने एक्सप्लेन किया कि हम इंडिया इज विक्टिम है टेररिज्म का, और उसका सपोर्ट उस जो हमने उनकी जो पॉलिटिकल साइड है, मीडिया है, ओपिनियन मेकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वहां उन सबको हमने वो डेलीगेशन के माध्यम से हमने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल, और वो बताने का जो काम किया है उसका एक तरीके से बड़ा असर भी होगा। महत्वपूर्ण बात आप करें। आलोक जी, आपको लगता है कि क्या बदलेगा इस पूरी एक्सरसाइज से, नैरेटिव के लिहाज से, और अभी तक क्या बदलता दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि जो बात एम्बेसडर साहब कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की पाकिस्तान की कोशिश रहा करती है कि साहब ऐसा है वैसा है, और पूरा सच कई बार दुनिया के सामने नहीं आता था। अब सबूतों के साथ भारत पेश कर रहा है, तो एक परसेप्शन में बदलाव तो आएगा। आलोक जी, लोगों की जो विचार है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पहली चीज तो ये है कि ये जो 7 दल गए हैं, ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं, और इनको विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जो है इनका नेतृत्व कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये दुनिया को ये दिखा रहा है कि भारत पूरा एक है इस मुद्दे पर, जहां तक सवाल ये मुद्दा है। और दूसरा, वो भारत का पक्ष रख रहे हैं
कि भारत ने जो भी किया वो आतंकवाद के खिलाफ किया, क्योंकि इस वक्त पूरा विश्व जो है आतंकवाद से ग्रस्त है। वो उनको तथ्य दे रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो है आतंक से शुरू से जुड़ा रहा है, चाहे ओसामा बिन लादेन हो या उससे पहले हो। सारे बड़े बड़े आतंकवादी जो विश्व के रहे हैं उनके या तो तार पाकिस्तान से जुड़े गए रहे हैं या वो पाकिस्तान में पाए गए। और जहां तक सवाल ऑपरेशन सिंदूर का था, ये साफ तौर से दिखाया गया कि जब पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा था, तो भारत ने इन आतंकवादी संगठनों का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने के लिए कदम उठाए। तो भारत ने तो एक तरीके से पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान को बताया कि इसके आगे हमारा एस्केलेशन का कोई इरादा नहीं, अगर पाकिस्तान करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, और वही हुआ जो उन्होंने किया। तो इन सब चीजों को बताने से वैश्विक समुदाय को यह पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान का अभी तक जो विक्टिम कार्ड का था, जो पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारत ने उस पर हमला किया और पाकिस्तान एक विक्टिम है, और जो एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल की वो कोशिश कर रहा था काफी तरफ से, वो सारा खत्म हो गया। और अब दुनिया को दिख रहा है कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये भी नहीं चलेगा, और किस तरीके से पाकिस्तान जो है पूरे विश्व में, सिर्फ क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आतंकवाद को पोषता रहा है और उनको एनकरेज करता रहा है, जिससे जो विश्व में जहां जहां आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो पैदा हुए आतंकवादी संगठन है उनका हाथ रहा है। बिल्कुल, हमेशा उनका एक तरीके से हाथ रहा है। मिस्टर सिंघल, क्योंकि पहले आपका एक लंबा अनुभव रहा है एक राजनयिक के तौर पे, तो आप इस बात को कैसे रखेंगे सामने कि जब इस प्रकार की घटनाओं के बाद में बहुत सीमित तरीके की चर्चा तमाम अन्य देशों में होती थी, जहां पे कोई आतंकी घटना को लेकर कितनी ही चर्चा होगी, लेकिन अब जब हम बहुत लेवल पे एंगेज कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एंगेज कर रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी से एंगेज कर रहे हैं, मीडिया से एंगेज कर रहे हैं, थिंक टैंक से एंगेज कर रहे हैं, ये परसेप्शन को बदलने में जब चर्चा होती है तो कैसे मदद मिलती है? जब चर्चा ज़्यादा होगी, मीडिया में इस बारे में लोग लिखेंगे या उसके बारे में बातचीत होगी, तो कैसे बदलाव आता है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, या इवन गवर्नमेंट की थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक उसके बारे में चर्चा ना करें और जो देश विक्टिम देश है वो खुद उन लोगों को ना बताएं, उन देशों को ना बताएं, तब तक उनके बारे में वो डिस्टेंस बहुत होता है, तो लोगों के अपनी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन जब जैसे हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, न्यूज़ मीडिया में जर्नलिस्ट से डिस्कशन हो रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक है उसको जानकारी मिलती है, तो उसमें पब्लिक ओपिनियन बनाने में बहुत मदद मिलती है। उसका एक उदाहरण है कि जो अभी पीछे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पीछे जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, पाकिस्तान क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है, तो पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि वो जो एक स्टेटमेंट वहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ, क्योंकि हमारी ब्रीफिंग इतनी स्ट्रांग थी। हमने जो हमारे मित्र देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनको हमने ब्रीफिंग दिया हुआ था, उनको बताया, सबूतों के साथ में दिखाया हुआ था, बताया हुआ था कि पाकिस्तान किस तरह की नीति को अपना रहा है, टेररिस्ट को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, कि यूएन जो प्रेस्क्राइब्ड टेररिस्ट है वहाँ खुले घूम रहे हैं। तो उसमें वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पाकिस्तान को जवाब देना पड़ गया। उनको पूछा गया कि आपने पहलगाम में जो हुआ वो क्यों हुआ, आप जो टेररिस्टों को किस तरह क्यों आप उनको खुला छोड़ रखा है, जबकि उनको आपने सो कॉल्ड सजा दी हुई है 40 साल की, 50 साल की, लेकिन वो पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको उल्टा पड़ गया और इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई स्टेटमेंट नहीं मिल पाया उनको। ये सब नतीजा इसी का है क्योंकि भारत सरकार, भारत कोशिश पूरी जो है, सब जो मित्र देश हैं सबको जानकारी दे रहे हैं और वो पब्लिक डिस्कोर्स उसका बनता जा रहा है। और जैसा कि अभी कहा कि जितने भी तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, अलकायदा हो या मॉस्को में जो इंसिडेंट हुई वो हो या पेरिस में जो इंसिडेंट हुई वो हो या लंदन में जो इंसिडेंट हुई, बहुत सारे लोग वहीं पे मिल रहे हैं पाकिस्तान जी। तो उसका क्या कारण क्या है? कारण यही है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है इन सबको। बिल्कुल, यही एक कारण है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है। आलोक जी, आपको लगता है कि ये जग जाहिर है, एक ओपन सीक्रेट है, हर कोई जानता है, लेकिन जब इसके बारे में चर्चा इस स्तर पे हो कि कैसे दुनिया भर में होने वाले आतंकी घटनाओं की एक रास्ता या जड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होती, 26/11 हो, 9/11 हो या फिर ट्यूब जो बॉम्बिंग हुई थी हमने लंदन में देखा था, तमाम ऐसी घटनाओं को लेकर जब सबूत के साथ इस बात को पेश किया जाएगा, या फिर एबटाबाद की घटना जब हमने देखा कितना बड़ा आतंकी पाकिस्तान में ही पाया गया और उसको मारा गया एक तरीके से, आपको लगता है कि ये सबूत के साथ रखने से एक दुनिया के नजरिए में एक बड़ा बदलाव आएगा, पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ेगा?
देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दुनिया में अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं, पर उनको जो डिटेल्स हैं वो हमेशा नहीं पता रहते, क्योंकि देखिए जो दूर राष्ट्र हैं, जैसे अभी आपने देखा शशि थरूर जी जो है पनामा और कहते हैं लैटिन अमेरिका के देशों में जा रहे हैं, इनमें पाकिस्तान के बारे में उतनी जानकारी नहीं रहती। इनको पता है कि हाँ ओसामा बिन लादेन यहाँ था, लेकिन क्या क्या डिटेल्स हैं ये नहीं पता। जब उनके सामने सबूत रखे जाते हैं, जब उनको दिखाया जाता है कि 26/11 को किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे आका जो है आतंकवादियों को संचालित कर रहे थे, और किस तरीके से 9/11 के जो आतंकवादी थे उनके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, किस तरीके से लंदन बॉम्बिंग वालों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, और किस तरीके से भारत ने क्या किया, पहलगाम में क्या हुआ, उसके बाद भारत ने क्या किया। तो ये सब जो चीजें दिखाई भारत ने, ये दर्शा दिया कि भाई भारत ने जो कदम उठाया वो आतंकवाद के खिलाफ था, और हमारी कभी भी इच्छा इस युद्ध को आगे ले जाने की नहीं थी। पर साथ ही साथ दुनिया को यह भी दिख जाता है कि जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये अब नहीं चलेगा। न्यूक्लियर बैकड्रॉप के अंतर्गत भारत ने जो नया डॉक्ट्रिन बनाया है कि कोई भी आतंक की घटना होगी तो हम उसका जवाब देंगे, ये सारी चीजें जो है दुनिया को दिखाई जा रही हैं, दुनिया को बताई जा रही हैं, और इनका असर पड़ रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी, अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर IMF का लोन मिलने के बावजूद अब धीरे धीरे जो है उस पर दबाव पड़ने लगा है, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिर अब गंभीर स्थिति में आने वाली है। और पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी जो हालात हैं वो तो हम सबको ही दिख रहे हैं, और पाकिस्तान खुद इस भारत के डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव से बचने के लिए अब खुद उसके प्रधानमंत्री जो है अपने मित्र राष्ट्रों में जा रहे हैं। तुर्की, अजरबैजान वगैरह का जो दौरा है वो अब उनके प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये दिखला रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से घबरा गया है, और वो उस तरीके से कदम उठाने की कोशिश कर रहा है जिससे पाकिस्तान, भारत का ये जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है उसको कुछ हद तक वो काउंटर करने की स्थिति में। बिल्कुल, और ये भारत के एक तरीके से तमाम फोरम पे जो प्रयास हैं उससे पाकिस्तान की स्थिति भी वैश्विक स्तर पर और ज़्यादा कमज़ोर हुई है। मिस्टर सिंघल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, भारत जो प्रयास लंबे समय से कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी की जाए, FATF की ग्रे लिस्ट में लाने की कोशिश हो, या IMF से उसको जो लोन दिया गया साहब उसकी निगरानी की बात हो, तमाम जो ऐसे प्रयास हम लगातार कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है डिप्लोमेटिक लेवल पर, इसको भी एक बड़ा फायदेमंद एक तरीके से कहा जा सकता है, तब जबकि हम सच्चाई के साथ, सबूत के साथ आगे रखेंगे तो उसे पैसा मिलना जो वित्तीय संस्थाओं से मिलता है, और मिलने के बाद उसका सही दिशा में खर्च होना, आतंक के लिए खर्च ना हो, उस पर कम से कम लगाम कुछ लगेगी किसी हद तक? नहीं, बिल्कुल। आप ये जो हमारी डिप्लोमेटिक, जो हमारे ये डेलीगेशन गए हैं और जिस तरह से हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसका जो है, जो लोन की बात है, अभी वर्ल्ड बैंक से भी इनकी बात चल रही है लोन की, तो सबको इसकी जानकारी होती है, और सब जो है पब्लिक ओपिनियन का दबाव भी बनता है, और इसी का दबाव का नतीजा है कि IMF ने भी लोन अप्रूव करने के बाद में, उन्होंने ऑफ कोर्स पहले एक्सप्लेन किया कि ये पहले से ही अप्रूव हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनके ऊपर 11 नई कंडीशन लगाई हैं कि उसकी सुपरविजन होगा और उसमें इंश्योर किया जाएगा कि ये जो है किसी और मद में नजर इस्तेमाल ना हो। और जैसे भारत कोशिश कर रहा है, जिस एविडेंस दिए हैं हमने, UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी एविडेंस दिए हैं, तो जो हमारी जो कोशिश है कि पाकिस्तान जो कि सत्यता भी है कि वो ग्रे लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, और बड़ा ओपेक सिस्टम है उनका, फाइनेंशियल जो सिस्टम है और जो बैंकिंग सिस्टम है बड़ा ओपेक है, उसमें जो है नहीं होती है, सुपरविजन नहीं है। तो ये सारी बातें जो हम जो ला रहे हैं उसका नेचुरली बहुत असर पड़ेगा जब उसके बारे में बातचीत होगी। बिल्कुल बातचीत होगी। छोटा सा कमेंट आलोक जी, फाइनल आपसे जाएंगे, क्योंकि इस्लामिक देशों का खुल के समर्थन बीते तमाम दशकों में पाकिस्तान को हासिल रहा है, लेकिन इस घटना के बाद तमाम कोशिश की गई पाकिस्तान की ओर से, लेकिन वो समर्थन नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये भी भारत की एक कूटनीतिक जीत के तरीके से कहा जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो सिर्फ तुर्की और अजरबैजान को छोड़कर शायद एक और राष्ट्र में जा पा रहे हैं, वरना और कोई इस्लामिक राष्ट्र जो है उनको उनका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखला रहा है कि भारतीय कूटनीति की इस क्षेत्र में कितनी ज्यादा सफलता प्राप्त हुई है, विशेषकर इस्लामिक देशों के बीच में, अरब राष्ट्रों के बीच में किस तरीके से हमारी कूटनीति सफलता हुई है, और किस तरीके से पश्चिमी देश जो है वो भी हमारे साथ हैं और वो भी हमारी बातों को समझ। बिल्कुल, जब सबूतों के साथ सच्चाई रख रहा है भारत, तो फिर पाकिस्तान की कलई खुलती जा रही है वैश्विक मंच पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपको मणिपुर में बदलते राजनीतिक गतिविधियों की
क्या है खबर, कैसे सरकार बनाने की कवायद हो रही है तेज, इस खबर पे नजर छोटे से ब्रेक के बाद। रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर मणिपुर से। मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी के 8, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP के 1 और 1 निर्दलीय विधायक सहित कुल 10 विधायकों ने इम्फाल स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से जन भावनाओं के अनुरूप एक लोकप्रिय सरकार के गठन की मंशा जाहिर की है, यानी सरकार बनाने की मंशा जाहिर की है। आपको बता दें कि मणिपुर में राज्य में 13 फरवरी से ही यानी 2025 के 13 फरवरी से ही राष्ट्रपति शासन लागू है और अभी वहां पर कोई सरकार नहीं है, यानी कि कोशिश ये की जा रही है एक बार फिर से वहां पर सरकार बन सके। मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के 8, नेशनल पीपल पार्टी के 1 और निर्दलीय विधायक सहित कुल 10 विधायकों ने इम्फाल स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। विधायकों ने राज्यपाल को जनभावनाओं के अनुरूप एक लोकप्रिय सरकार के गठन की मंशा से अवगत कराया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक थोंगाम राधेश्याम सिंह ने दावा किया कि 60 सदस्यीय विधानसभा में 44 विधायक नई सरकार के गठन के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने समर्थन कर रहे विधायकों की सूची साझा नहीं की और कहा कि अंतिम निर्णय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। राज्यपाल अजय भल्ला ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को संज्ञान में लिया और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। We are appealing to the government, to the governor, so that we want a popular government, and we also gave in a paper where a lot of us have signed. Basically, well, I'll put it together. All the MLAs in Manipur, or rather the ND MLAs, are very interested and very keen, for the sake of Manipur, to have a popular government installed, and we want the support of the public also, because without that, things can work out a little difficult. So to have a smooth and quick formation of a government, we need the public also. मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 31 है। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक राज्य में भाजपा 32, NPP 7, जनता दल यू 6, कांग्रेस 5, नागा पीपल फ्रंट 5 और अन्य 5 हैं। गौरतलब है कि मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। 9 फरवरी को भाजपा सरकार का नेतृत्व करने वाले तत्कालीन CM N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर इस बात की कि कल से 2 दिन में प्रधानमंत्री 4 राज्यों का करेंगे दौरा। क्या है पूरा दौरे की विस्तार से खबर, छोटे से।
लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई यानी कल और परसों देश के 4 राज्यों की यात्रा करेंगे। गुरुवार को वे सबसे पहले सिक्किम एट 50 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के अलीपुर द्वार में सिटी गैस पाइपलाइन का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वो बिहार की राजधानी पटना जाएंगे, जहां पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। बिहार में कुल 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार की यात्रा पर होंगे। राज्य में 50,721 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजनाओं का वे उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे, जिसमें 36,915 करोड़ की 4 योजनाओं का उद्घाटन और 9 योजनाएं जिसकी लागत 12,952 करोड़ रुपए है, उसका शिलान्यास होगा। जबकि 853 करोड़ की 3 परियोजनाओं को वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं उस क्षेत्र की बहुत सारी सौगातें देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 48,000 करोड़ की यहाँ से शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें नवीनगर का 24,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, 4 लेन सड़क है और भी कई योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ देने वाले हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पटना से 1742 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। ये 116 एकड़ में बनकर तैयार होगा। बिहटा एयरपोर्ट परियोजना की लागत 542 करोड़ 79 लाख रुपए है। इसके अलावा वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे, जिसका निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पाकिस्तानी ठिकानों को हमारी ताकत वाली सेना और शौर्य पराक्रम का परिचय देकर ध्वस्त करने का काम किया। मधुबनी से ऐलान किया था कि मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा आतंकियों को, और दूसरी बार बिहार की वीर भूमि पर वो आ रहे हैं। उनके स्वागत में हिंदू मुसलमान की महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाकर वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मेहंदी लगाकर आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। बड़े पैमाने पर महिलाएं 30 मई को विक्रमगंज की भूमि पर, वीर भूमि पर जाएंगी उनके स्वागत करने के लिए। जो पहलगामा के लड़ाई में जो हुआ था सिंदूर ऑपरेशन, उसी के खुशी में हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं।
जो पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला, उसी में नरेंद्र मोदी हमारे बिहार आ रहे हैं, सासाराम में रोहतास जिला, उसी में सिंदूर ऑपरेशन में मेहंदी लगा रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री औरंगाबाद के नवीनगर में एनटीपीसी के फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाइयों का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 29,930 करोड़ रुपए की है। रेलवे की परियोजनाओं में से जिसमें सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का लोकार्पण, कचरट नवाडीह से सोननगर के बीच तीसरी लाइन का लोकार्पण, बरके सलैया रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण, वहीं सड़क परियोजनाओं में रामनगर कच्ची दरगाह NH 119D का शिलान्यास, गंगा नदी पर बक्सर से भरौली के बीच बनने वाले पुल का शिलान्यास, किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन का शिलान्यास, पटना आरा सासाराम NH का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। पटना से राजेश राज और मधुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। तो वहीं सिक्किम राज्य के 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी गैंगटोक में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। स्थानीय लोग प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। गैंगटोक से DD न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्र ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों से बातचीत की, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आइए आपको सुनाते हैं। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैंगटोक में राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और ये पहला मौका होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व के इस राज्य में जनता से रूबरू होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कटआउट लगे हुए हैं, यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह है, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के खैर मकदम के लिए, स्वागत के लिए यहाँ पर हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक ST भूटिया साहब भी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी राज्य के 50वें स्थापना दिवस पर आ रहे हैं। हमारा सिक्किम का जनता लाख से भी ज़्यादा कल हमारा प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाला है। हमारा प्रधानमंत्री का लीडरशिप में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामना तकरार देना चाहता हूं। और कल हमारा जनता जितना आएगा इसीलिए यहाँ पे मौजूद हुआ है। और 50 इयर्स का जो स्टेट का हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है, ये भी बहुत हमारा एक तो 50 इयर्स के अंदर में सिक्किम का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। इसका धन्यवाद हम भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो हमारा पूर्व राज्य का जितना का डेवलपमेंट कर रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गंजुलामा गेट है, वहाँ से आकर यहाँ, वहाँ से लेकर यहाँ रंका स्टैंड बोलता है, वहाँ तक हम लोग टोटल 13 कंटिजेंसी है। वो वहाँ का टोटल पब्लिक लोग हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत करने लिए कल हम लोग वहाँ पर खड़ा बैठेगा। यहाँ सारा सिक्किम इतना हर्षोल्लास मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री सिक्किम में आ रहे हैं। सारे अपने व्यवस्थाएं छोड़ के ये हम सारे सिक्किम वासियों के लिए, नॉट ओनली सिक्किम वासियों, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट भी जितने भी आए हुए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आह्लादित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और साथ ही साथ यहाँ से जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वो आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार होगा। सभी पड़ोसी देश तो सुनेंगे ही, पूरी दुनिया सुनेंगी। और साथ ही साथ राज्य के 50वें स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में सुनहरा, समृद्ध और समर्थ सिक्किम की प्रगति को भी और ज्यादा गति मिलेगी। कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, गैंगटोक। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अधिकार का कागज हाथों में है, पर कानून समझने वाला कोई नहीं। नालसा की जागृति यूनिट सिर्फ कानून की किताबों तक नहीं, लोगों तक ले जाती है। महिलाएं, मजदूर, वृद्ध या बच्चे, हर किसी के लिए कानूनी मदद बस एक फोन कॉल दूर।
न्याय सिर्फ कचहरियों में नहीं मिलता, वो मिलता है जागरूकता से। हेल्पलाइन 15100। अपना हक समझिए और न्याय पाइए, बिना डर, बिना देरी। नालसा, न्याय हर घर तक, न्याय सबके लिए। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिल्ली सरकार ने 1984 के हिंसा पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से पीड़ितों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। सरकार ने कुल 125 लोगों को चिन्हित किया है जिनको ये नौकरी दी जाएगी। दिल्ली में 1984 में हुए सिख दंगों में हजारों लोगों की जान चली गई थी, कई लोगों के घर उजड़ गए थे, जिसके बाद गठित कमीशन ने इन लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, जिसको पिछली सरकारें लगातार नजरअंदाज करती रही। लेकिन दिल्ली में मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार ने अब पीड़ितों को नियुक्ति देनी शुरू की है, जिसके उनको बड़ी राहत मिल रही है। 1984 दंगा पीड़ित आज तक भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंसा के कई आरोपी आज भी जेल के बाहर हैं। वहीं दंगे में जिन लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया, उनको नौकरी देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा पहले से पीड़ित लोगों को नौकरी से भी दूर रखा गया। लेकिन अब जब दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने उनको नौकरी दी है, तो लोगों का कहना है कि इस नौकरी से राहत जरूर मिली है। लेकिन पिछली सरकारों के चलते उनकी उम्र काफी बढ़ गई, साथ ही आर्थिक तौर पर भी बहुत नुकसान हो चुका है। हमें 2005 से ये हमारा केस चल रहा था, जो अब जाके क्लियर हुआ है। इससे पहले ना किसी गवर्नमेंट ने सुना, ना कुछ है। आम आदमी पार्टी वगैरह सब आए, मगर किसी ने हमारा सुना नहीं। अभी बीजेपी सरकार आई, सिरसा जी हो गए, अपना ये हमारे। और बात मौसम की, पश्चिम और दक्षिण के राज्यों में समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी, तो दिल्ली NCR समेत मध्य और उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग मौसम से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भारी बारिश ने परेशानियां बढ़ा दी हैं, तो मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो कुछ राज्यों में गर्मी के सितम की मार जारी रहने का मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश भर में मौसम का बदलता मिजाज। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भीषण गर्मी, कई इलाकों में भारी बारिश। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। देश के कई इलाकों में जहां जमकर बारिश हो रही है, तो वहीं दिल्ली NCR और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भीषण गर्मी भी पड़ रही है। दिल्ली NCR में बुधवार को मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली। यहां पर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली और NCR में 29 मई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। NCR में तेज बारिश के साथ गरज चमक और आंधी की संभावना है। 30 और 31 मई को भी गरज और चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस बीच उत्तराखंड के देहरादून के कई हिस्सों में बारिश हुई, तो हरिद्वार में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण पेड़ उखड़ने से वाहनों और घरों को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के ऊपर एक पूर्वी हवाओं का ट्रफ बना हुआ है। इसके प्रभाव से राज्य के जयपुर, शेखावटी, भरतपुर और अजमेर संभाग में अगले 3 दिन तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है।
वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का दौर अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। बुधवार को उदयपुर में भारी बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में, खासकर बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आज से ही दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन और तेज आंधी अंधड़ के साथ कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के जो दक्षिणी भाग हैं, खासकर उदयपुर कोटा के, तो इनमें भी थंडरस्टॉर्म, बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां अगले 4-5 दिन जारी रहेंगी। वहीं जयपुर संभाग, शेखावाटी, इसके अलावा भरतपुर संभाग और जो अजमेर संभाग है, इसमें भी अगले कम से कम 3 दिनों के दौरान, खासकर यदि देखें 28 से 30 मई के दौरान दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मेघ गर्जन, तेज आंधी के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और आवाजाही भी बाधित हुई। लोकल ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के साथ ही